सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। सीएम केजरीवाल ने भारतीय ओलंपिक टोक्यो खिडारियों को किया सम्मानित। दलजीत सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। विश्ववादी राजनीति के खिलाफ आवाज चुकने वाली बीजेपी पहली पार्टी पीएम मोदी। जेलेंस्की ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई भावुक गल्लां। अमन अरोड़ा ने पिंड ढोलेवाल पहुंच के लोगों ने मिलकर उन्होंने किया धन्यवाद। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली बड़ी खबर तो। सीएम केजरीवाल ने भारतीय ओलंपिक टोक्यो खिडारियों को किया सम्मानित। अरविंद केजरीवाल टोक्यो ओलंपिक विच भारतीय खिडारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि ਜਿਹੜੇ खिडारियों को अज सम्मानित किया गया उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ मैं ਵਧਾਈ देना चाहता हाँ। उन्होंने कहा कि असी ਤੁਹਾਨੂੰ की सम्मानित किया बल्कि तुसी सारिਆਂ ने पूरे देश को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जो हुणे मनीष सिसोदिया ने कहा कि आप लोगों को जो सम्मान राशि दी गई है यह एक छोटा जिहा टोकन है, केवल यह कहने का तरीका है कि सानू तुहाडे ऊपर गर्व है, पूरे देश नू तुहाडे उत्ते गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। इदा ही मेहनत करते रहो। करनी पड़ेगी सरकार को, और इसीलिए अगर आप सबको ध्यान में है, आप में से बहुत सारे साथी उसके बेनिफिशरी हैं कि किस तरह से जिस समय एक खिलाड़ी को कोई खिलाड़ी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि अच्छा ट्राई कर ले वाली स्थिति में होते हैं, चल खेल में जाने का मन है ट्राई करके देख ले, उस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी की बनाई गई स्कीम्स पर दिल्ली सरकार उस समय उस खिलाड़ी के साथ खड़ी होती है। जब 12-13 साल की उम्र में वो खिलाड़ी, जब माँ बाप से लेके टीचर्स कलीग सब उसके पीछे पड़े होते हैं, देख ले पता नहीं स्पोर्ट्स में कुछ भरोसा नहीं है, उस वक्त दिल्ली सरकार कहती है भरोसा हो ना हो हम तेरे साथ खड़े, खड़ी हो। वहाँ से बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स की स्कीम से लेके, और जब खिलाड़ी खेलने लगता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो अपनी फ्लाइट की टिकट्स, अपने खेलने की ज़रूरतें, अपने कोचेज़ के साथ में अरेंजमेंट्स उनको कैसे पूरा करे, आने जाने रहने का खर्चा कैसे पूरा करे। तो जब एक्सेलेंस स्पोर्ट्स पर्सन बन जाता है उस वक्त भी, जब वो बन जाती है, देश का नाम रोशन करने लगती है, तो उस वक्त भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग से स्कीम, पहली स्कीम में जो बच्चे हैं उनको 2.5-3 लाख 4 लाख तक की, 5 लाख तक की स्कीम, उसके बाद 16 लाख रुपए तक की मदद हर एक बड़े खिलाड़ी को जब वो खेलता है, और उसमें उसकी कोचिंग से लेके उसके ट्रैवल, उसके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 16 लाख रुपए पर एनम तक की मदद की बात हो, या नए सिरे से निकलने वाले खिलाड़ी जो स्कूलों में अभी कहीं किसी कोने में छिपे बैठे हैं या थोड़े बहुत हिट एंड ट्राई कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप करने की बात हो, या फिर उसके अल्टीमेट चरण के रूप में एक स्टेप ये कि हम दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएं, और जहां मतलब मुख्यमंत्री जी का बड़ा एक पॉपुलर वाक्य है खेल के बारे में कि यहाँ खेल ही पढ़ाई होगा। आमतौर पे जब मैं रवि दहिया जी के स्कूल में गया था तो वहाँ ये बात बार बार उठ रही थी कि भाई कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई एक टीचर होता है जो आपको सीबीएसई, एनसीईआरटी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, माँ बाप के सपने पढ़ाने वाले सबसे बचाता है। वो आपको भरोसा दिलाता है चिंता मत कर, पीरियड सीबीएसई के भी रूल्स होते हैं, वो बोलता है जी आपने इतने एब्सेंसी हो गई तो आपको सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। स्कूल के अपने रूल्स होते हैं, कहते हैं भाई ठीक है खेल लो लेकिन पढ़ो ज़रूर। तो खेलना और पढ़ना पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग माना गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसको ब्लेंड करके कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी बनाओ जहां खेलना ही पढ़ाई हो, जहां बच्चा खेले तो उसको पढ़ना माना जाए, तभी तो वो चैंपियन बनेगा। वरना एक तरफ तो सारा का सारा सिस्टम कहता है कि अगर स्टूडेंट बनना है तो पढ़ो, उसमें अंग्रेजी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, जो तुम्हें पढ़ना है, और उसमें नंबर लेके आओ और उसकी अटेंडेंस पूरी करो। और दूसरी तरफ कोच कहता है भाई अगर खेलने के लिए नहीं आए तो फिर चैंपियन कैसे बनोगे। नेचुरल डिमांड है स्पोर्ट्स की कि अगर खेले नहीं, पसीना खेल में नहीं बहाया तो चैंपियन कैसे बनोगे। तो उसको लिंक करने के लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी इस रूप में डिजाइन की गई कि जहां खेलना ही पढ़ाई है। और इसके लिए इस साल से आज हम 1 अप्रैल के बाद के एकेडमिक सेशन में हैं, तो इस एकेडमिक सेशन से हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। देश भर से, दिल्ली भर की प्रतिभाओं को जगह वहाँ मिलेगी, और धीरे धीरे करके वो ग्रेजुएशन और स्कूल लेवल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसका एक स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सेलेंस ऑन स्पोर्ट्स
दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से चलाया जा रहा है, हमारे एजुकेशन डायरेक्टरेट और उनकी तरफ से। तो आप सब इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और आज हमारे अग्नि पंक्ति में बैठे हुए खिलाड़ियों ने जो हमारे तिरंगे को मान सम्मान दिया है, आज हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये ओलंपिक्स के बीते समय हो गए, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश रही हमारी और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सर की, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि एक खिलाड़ी को जो हमारी पॉलिसी के तहत दिए जाने वाला चेक है वो उसको हैंडओवर कर दिया जाए, बल्कि सवाल ये भी है कि इस तरह की घटना से हम और कितने सैकड़ों हजारों लोगों को इंस्पायर कर सकें। तो आज आप सबको और इस मीडिया के माध्यम से बहुत सैकड़ों हजारों लोगों को एक साथ इंस्पायर करें। इतनी सारी प्रतिभाएं, देश के सारे गौरव, दिल्ली के सारे गौरव इकट्ठे मंच पे आए। अब ओलंपिक के बाद में क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट होती है तो हर एक खिलाड़ी की पार्टिसिपेशन हो या विनिंग हो, उसकी एक अलग तरीके की डिमांड होती है चारों तरफ, और उनकी अपने प्लान्स होते हैं आगे की प्रैक्टिस के जो ओलंपिक की वजह से छूट गए होते हैं। तो अधिकतर खिलाड़ियों के साथ टाइम कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या रही, जिसकी वजह से भी हमारी पूरी कोशिश रही कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आ सकें वो करें। तो उसी क्रम में कुछ खिलाड़ियों को बीच में सम्मानित किया गया, और फिर कोशिश यही हमेशा करते रहे कि कोई एक ऐसा दिन आ जाए जिसमें अधिक से अधिक साथी इकट्ठा हो सके और उनको एक मंच पे लाके सम्मानित किया जा सके। तो आज एक कॉमन अवेलेबल दिन बड़े लंबे समय बाद मिला जिसमें हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। तो उस कॉमन अवेलेबल दिन को हमें उपलब्ध कराने के लिए भी तमाम आगे बैठे खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक दिन तो निकला। बहुत शिद्दत से हम पूरी सरकार में हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि एक कॉमन अवेलेबल दिन ऐसा मिल जाए। अक्सर विदेशों में भी रहते हैं हमारे बहुत सारे साथी, अलग अलग कंपटीशन पे जब वो आते हैं तो कोई दूसरा बाहर चला जाता है, फिर वो आए तो फिर तीसरा कोई बाहर होता है। तो आज बड़े खुशी का दिन है कि हमारी सारे गौरव, हमारी सारी प्रतिभाएं कॉमन अवेलेबल डे पर हमारे साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डे एंड बीइंग अवेलेबल। आप सभी को जो पीछे बैठे हैं, आप सब इनसे भी प्रेरणा लें और हम आपसे लें। आप सब से रिक्वेस्ट है कि खूब मेहनत करिए। जो खिलाड़ी आने वाले समय के हैं, अभी वर्तमान स्कूल के चैंपियंस हैं, कॉलेज के चैंपियंस हैं, आप सब लोग उस मंजिल तक लेके जाइए जहां अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग लेके गए हैं, और हम आपके हाथ में तिरंगा देखना चाहते हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं जो खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया है उन सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने तो आपको क्या सम्मानित किया, आप लोगों ने पूरे देश को सम्मानित किया अपने। जैसा भी मनीष जी ने भी कहा कि आप लोगों को जो सम्मान राशि दी गई है, ये एक तरह से छोटा सा टोकन है। ये केवल ये कहने का तरीका है कि हमें आपके ऊपर गर्व है, देश को आपके ऊपर गर्व है, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करते रहें, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हज़ारों लाखों बच्चे देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, और जब आप लोगों को देखते हैं कि आपने ओलंपिक्स में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कहीं भी आप जब मेडल लेते हैं, तो एक एक बच्चे के दिल में ये विचार उठता है कि मैं भी आगे बढ़ के ऐसे करूँगा। सो आप लोग एक एक आप में से प्लेयर जो है वो हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चों को प्रेरणा देता है। दिल्ली में हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, इसको हम लोगों ने देश भर में जितनी भी राज्य सरकारें थी उन सारी पॉलिसीज़ को स्टडी करके कोशिश हमने ये की कि जो भी अच्छी चीज़ें सारी पॉलिसी से निकाल सकते थे उन सारी अच्छी बातों को निकाल के एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। उस तरह से हमने पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के मोटे मोटे तौर पे 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है कि पूरे दिल्ली के अंदर एक खेल का कल्चर चालू हो। उसके लिए लोगों को जितना ज़्यादा, आम लोगों को, आम बच्चों को जितना ज़्यादा जो खेलना चाहे, जैसे भी खेलना चाहे, उनको खेलने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरा स्तंभ है कि बचपन से पोटेंशियल जिन बच्चों के अंदर है उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके बच्चे के ये बड़ा होकर कुछ कर सकता है। उनको पहले से आइडेंटिफाई करके उनको बचपन से आर्थिक मदद अगर दी जा सके आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा स्तंभ है कि जो लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपना हुनर दिखा चुके हैं, उनको किस तरह से हम आर्थिक तौर पे मदद कर सकें और तरह तरह से हम उनकी मदद कर सकें।
तो ये 3 स्तंभ हैं जो इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। पॉलिसी, कई लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमने भी पूरी कोशिश की अच्छी पॉलिसी बनाने की, लेकिन मुझे एक टीस रहती है और मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक को ये टीस रहती है कि 130 करोड़ लोगों का ये देश, और जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत कम मेडल्स मिलते हैं हम लोगों को, दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम मेडल्स मिलते हैं। तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल तब होगी जब हमारे को खूब मेडल्स मिलना चालू होंगे। हम अपनी पीठ थपथपाएं और कहें कि हमने बड़ी शानदार पॉलिसी बना दी, उससे फ़ायदा नहीं है। इस पॉलिसी का फ़ायदा तब होगा जब हमें इस 130 करोड़ लोगों का देश जो है वो नंबर 1, चाइना को भी जब हम पीछे छोड़ देंगे और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे दुनिया के स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर, तब हमें संतुष्टि होगी कि हाँ, हमने कोई अच्छी पॉलिसी बनाई थी। उसके लिए मुझे लगता है कि केवल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, हमें स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। एक बिल्कुल अलग सोच लानी पड़ेगी, वो माहौल तैयार करना पड़ेगा स्पोर्ट्स का चारों तरफ। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी अभी शुरू हुई है, ये पहला साल है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसको सफल करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो एक तो आज जितने भी खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया, इन सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग भी सब लोग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़िए, आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए हम आपको देंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जा सके भविष्य के लिए। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमने उनकी वाइस चांसलर जो थी, उनके साथ जब मीटिंग हुई थी, हमने कहा जी आपका एक ही टारगेट है कि आप हमें ये बताओ कि किस साल में कितने मेडल, किस जगह कितने मेडल ला दोगे। तो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभा है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा है, गांव गांव के अंदर है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है। कमी रह गई तो सरकारों की कमी रह गई। सरकार कहीं ना कहीं, सरकारें जो है वो अपना काम पूरी ठीक से नहीं कर पाई, जो सपोर्ट नहीं दे पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पाई, ठीक से हम खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उनको सुविधाएं नहीं दे पाए। उस कमी को अब अपने को पूरा करना है ताकि हम प्रतिभाओं को पहचान के और उनको आगे बढ़ने का मौका दे सकें। एक बार फिर से जिन जिन खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया गया उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग खूब फले फूले, ऐसी मेरी इच्छा। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੈਂਕਟਰਮਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, DA ਡਿਸਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਫੈਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਔਰ
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ विश्ववादी राजनीति के खिलाफ आवाज चुकने वाली बीजेपी पहली पार्टी पीएम मोदी। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸਥਾਪਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ 5ਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਸੰਕਟ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व
लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों, वंचितों को मुफ्त राशन दे रहा है। 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बीते वर्षों में देश ने ये देखा कि जिस तरह
अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपा सरकारों की, डबल इंजन की सरकारों की प्राथमिकता रही है। गरीबों को पक्के घर से लेकर शौचालय के निर्माण तक। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਗੱਲਾਂ। ਰੂਸ ਪਿਛਲੇ 42 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਸਪੇਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। Шановні пані та панове депутати і сенатори, шановні члени уряду, дорогий народи Іспанії, дякую за цю можливість, великою повагою від усього українського народу до вас. Я звертаюсь до вас з надією, що саме ви зрозумієте найбільше наш біль від війни і нашу надію на мир. Тому що для нас в Україні зараз під загрозою абсолютно все, що і для вас є основою суспільного життя. Ми одна з найбільших країн Європи, одна з найбільш строкатих, але об'єднаних демократією і повагою до кожної людини, до кожної спільноти. Я хочу навести вам тільки один приклад про нашу державу, про наше життя. У нас створена і діє Всеукраїнська рада церков, релігійних організацій. Різні конфесії, різні погляди на суспільне життя і відносини між державою і церквою завжди мирно і з повагою до інших узгоджуються у форматі цієї ради. Це лише один із прикладів. Але він показує, що ми, українці, налаштовані на мир, безконфліктність, навіть у таких дуже чутливих питаннях, які у багатьох інших суспільствах завжди викликають суперечки і конфліктність. Росія прийшла з війною на нашу землю, але не вчора і не позавчора, а давно. Ми захищаємо нашу державу від жорстокої, нічим не спровокованої агресії ще від 2014 року. Спочатку окупація нашого Криму, потім війна на українському Донбасі і тепер вже 41 день повномасштабного вторгнення, найстрашнішої війни у Європі з часів Другої світової війни. Але для чого Росія прийшла до нас, в наш дім, в Україну? Що саме повинна знищити російська зброя? Не просто наших людей, не просто будь-яку основу мирного життя, але й можливість жити без диктатури, можливість жити без державного насильства, можливість бути стійкою, відкритою демократією, можливість мирного співжиття різних релігій, різних спільнот. Формат російського державного життя не передбачає усього того, що є абсолютно звичним для нас, для України. Росія хоче зробити так, щоб в усьому нашому регіоні домінував тільки один порядок – тиранічний. Щоб будь-яка різноманітність була знищена, щоб було неможливо знаходити спільну мову і компроміси між різними спільнотами. Саме так це є зараз в Росії. Саме так вона хоче зробити в Україні, а потім в усьому регіоні Східної, Центральної Європи. А що тоді буде далі? Я знаю, що для вашої країни, для Іспанії важливо, щоб демократична система була захищена, щоб мир на європейському континенті був гарантований. Але як це може бути тепер? Після того, як Росія почала направляти усі свої державні ресурси на поширення війни, руйнацію будь-якої основи нормального життя. Просто уявіть це. Матері в Україні пишуть на спинах своїх маленьких діточок звичайною ручкою ім'я дитини, телефонні номери близьких. Для чого? Бо якщо окупанти вб'ють батьків, щоб був хоч маленький шанс, що врятують цих дітей. Уявіть, що люди зараз в Європі живуть
тижнями у підвалах, щоб врятувати життя. Від обстрілів, від авіабомб щоденних. 2022 рік, квітень, а реальність в Україні як у квітні 1937 року, коли увесь світ дізнався назву одного з ваших міст – Герніки. Уявіть, що у звичайних містах можуть бути штучно створені такі умови, коли більше 100 тисяч людей тижнями живуть без води, без їжі, без ліків. Російські війська заблокували наше місто Маріуполь більше 3 тижнів тому. Вони знищують це місто повністю, там вже немає нічого, окрім руїн. Більше 90% на сьогодні усіх будівель зруйновано. Вбитих людей ховали просто у дворах, біля зруйнованих багатоповерхівок, де вони жили. Російська авіація бомбила навіть ті будівлі в Маріуполі, про які точно знали, що там ховаються люди, там ховались діти. Україна говорить про це щоденно. Щоденно протягом усіх днів цього вторгнення. ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੋਲੇਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਢੋਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ठीक है जी, आवाज आ रही है समझ। बहुत ही पावन ते सत्कारयोग मेरे अपने नगर तोड़वाल दे मेरी सारिया मां मातावां, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरिया भैणा, मेरे नौजवान साथी वीर पार्टी दे और मेरे सारे सत्कारयोग दर्शक सारे अहुदेदार साहबान, सारे सत्कारयोग साथियों, तुसीं सारे मेरा अपना परिवार हो। पता करो कुरान बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो दिल दी गहराइयां दे विचों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सिर झुका के मैं धन्नवाद करदा कि तुसीं सारिਆਂ ने हमेशा की तरह पिछले 30 सालों तो बाउंडियां मेरे तो लंगर दे विच आउणे ते हमेशा बहुत प्यार मान सत्कार मिलदा है ते उसे तरह अज भी तुसीं बहुत प्यार मान सत्कार बख्शे, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। और नाल ही अज दा जिहड़ा आउण दा मकसद है मेरा, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ जिस तरीके समुचे पंजाब ने एक तरफा फैसला किया उत्थे ही ने समुचे हल्के सुनाम ने तो मैं समझदा कि एक नवा रिकॉर्ड है कीर्तिमान ने वही स्थापित कर दिता। थोड़े दिन पहले जदों थोड़े जे थोड़े जे दिन पहला ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮਨ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 15-20 ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721।